नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्नों को शामिल किया गया है, सभी का इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट का डिस्कशन हम साथ में ही करते चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही डिस्कस करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है, अच्छे से सुने। पहला जो हमारा प्रश्न है, पिकॉक डांस किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, पिकॉक डांस। तो दोस्तों, ये पिकॉक डांस जो होते हैं, ये आपको तमिलनाडु राज्य में करी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के कुछ अन्य जो फोक डांस है या फिर त्योहार हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु के अन्य नृत्य में जो है कोलाट्टम है, करट्टम है, कुम्मी है। ये सब जो है आपके तमिलनाडु के प्रमुख नृत्यों में से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। एक काबड़ी अट्टम भी हो जाता है ना, ये भी आपका तमिलनाडु का ही है, काबड़ी अट्टम। यानी जो भी ये मोहिनी अट्टम में लास्ट में जो अट्टम लगा है ना, ऐसा अगर आप देखेंगे लास्ट में अट्टम लगा हो तो 99% है कि तमिलनाडु को जो है जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक क्लू यहाँ पे रख लीजिएगा कि ये तमिलनाडु के लिए जो है अट्टम वाला ज़्यादातर जो है तमिलनाडु के ही होते हैं। इसके अलावा आपने पिकॉक डांस देखा। इसके अलावा त्योहार में आ जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से त्योहार होते हैं? तो एक तो आपका थाई पूसम होता है ना, थाई पूसम त्योहार होती है ना, ये तमिलनाडु के अंदर होती है। इसके अलावा पोंगल, पोंगल महोत्सव है ना, तमिलनाडु के अंदर होती है, जो 4 दिनों तक चलती है पोंगल। इसके अलावा जलीकट्टू, सांरों की जो है रेस वाला खेल होती है, ये भी जो है तमिलनाडु के अंदर ही होती है। इसके अलावा एक पोतांदू, पोतांदू जो है ये तमिलनाडु का नव वर्ष वाली त्योहार है, तो इसे भी ध्यान रखें। देखिए, पोतांदू जो है ये तमिलनाडु में नव वर्ष के अवसर पे मनाया जाता है, और ये जो आपका पोंगल है ये मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है, जनवरी में 14 या 15 जनवरी को। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। नव वर्ष और फसल वाली त्योहारों को जो है सारे के स्टेट का जो मैंने पढ़ा दिया है, आगे का काम आपका हो जाता है, क्योंकि इस एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भरतनाट्यम में किस भगवान की पूजा आराधना की जाती है, तो भगवान शिव की जाती है। भरतनाट्यम कहाँ से प्रेरित है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है ना। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा करगा, करगा जो है ये कहाँ का है? तो करगा आपका कर्नाटक का नृत्य है ना, करगा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने कल भी बताया था कि कलारी पट्टू, कलारी पट्टू इसका ऐसे ही नाम है, कलारी पट्टू। ये जो है साउथ भारत में है ना, मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, जो बेसिकली केरल में सबसे ज्यादा होता है। कौन सा? है ना, कलारी पट्टू। जैसे आपने थांगटा का नाम सुना होगा, जो मणिपुर का है, सेम फॉर्म है। तो ये जो है आपका मणिपुर का है, यानी ये पूर्व साइड के हैं, और ये जो है आपके साउथ भारत के हैं। कौन सा? कलारी पट्टू। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मार्शल आर्ट टाइप से जो है नृत्य होता है। और एक स्पेशल नाम ही है जी, युद्ध नृत्य। तो युद्ध नृत्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, जिसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं बोनालू महोत्सव और बथुकम्मा महोत्सव, और एक आपका तेलंगाना में मेदराम जात्रा त्योहार होता है। तेलंगाना के अंदर लुम्बिनी महोत्सव भी हो सकता है ना। तो ये सभी बातें ध्यान रखेंगे तेलंगाना के रिगार्ड में। बोनालू, बथुकम्मा, इन दोनों में जो है अभी से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें किस भगवान की पूजा होती है। तो बोनालू में जो है आपका माता काली की पूजा होती है, और बथुकम्मा में जो है माता गौरी की पूजा होती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक त्योहार नीचे लिखा है मकर बिलक्कू, ये मकर संक्रांति के समय केरल के अंदर करा जाता है, मकर बिलक्कू। ठीक है, तो ये मकर बिलक्कू में जो है भगवान अयप्पा की पूजा होती है। अयप्पा, अयप्पा भगवान होते हैं ना, तो इनकी पूजा होती है केरला के अंदर। और ये त्योहार जो मकर बिलक्कू है, ये 7 दिन तक सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे केरल के अंदर। ठीक है, ये मकर संक्रांति की समय होने वाली त्योहार है, फसलों से संबंधित त्योहार है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, बाफ्टा पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, पिछले वाल एमटीएस में बाफ्टा 21 पूछा गया था, तो आई थिंक सेकेंड फेज में आपको बाफ्टा 2022 से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाफ्टा 2022 जो है ये मिला है द पावर ऑफ द डॉग, कुत्ता का जो पावर होता है, इस फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अवार्ड के लिए इस फिल्म को चुना गया है, द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, बाफ्टा जो 2022 में दिया गया, ये बाफ्टा का कैमा एडिशन था, तो 75th
है ना, 75वीं पुरस्कार थी ये। इसके अलावा इसको ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड भी कह देते हैं बाफ्टा को, है ना। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विल स्मिथ को दिया गया। विल स्मिथ को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने चाटा मार दिया था स्टेज पे, विल स्मिथ। और विल स्मिथ के बारे में एक और अभी मैंने हाल फिलहाल में एक पिक्चर देखा है जिसमें इनकी गरीबी को दर्शाया गया है ना। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलन, ये इनको मिला है बाफ्टा पुरस्कार हीरोइन में, हीरो में विल स्मिथ को, और पिक्चर में द पावर ऑफ द डॉग को 2022 वाला। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बाफ्टा के सभी जो है ये तीनों पुरस्कार का नाम तो कम से कम याद रखेंगे। अगर ये याद रहेगी और दूसरा भी मान लीजिए इससे पूछ दिया तो ऑप्शन छांट के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा 1925 में आरएसएस की स्थापना किसने की थी? आरएसएस जो होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 1925 में एक संस्था के रूप में आरएसएस की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब इस फॉर्म से मिलता जुलता जो भी फैक्ट है मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो लखनऊ में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपका स्वामी सहजानंद थे। अगर प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे एनजी रंगा थे जी, एनजी रंगा ही थे, है ना। इसके अलावा एनजी थे या फिर जीएन थे, इनमें कंफ्यूजन थोड़ा, लेकिन रंगा जरूर थे उपाध्यक्ष। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा एनजी थे कि जीएन थे। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, है ना। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछा जाता है कांग्रेस के, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा करा गया था। इसके अलावा स्वराज पार्टी की गठन पूछा जाता है 1923 में मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। इससे अभी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा था कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के समाप्ति के बाद होती है ना। तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के जस्ट बाद जो है आपका स्वराज पार्टी का गठन करा गया था। मैं इसको समझा भी चुका हूं कि असहयोग आंदोलन में बहुत सारे नेता ने गांधी जी का जो है साथ निभाया, और जब असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुई और गांधी जी ने इसे बंद करने का फैसला लिया, तो जो नेताओं ने इनका साथ दिया था इस आंदोलन में उनको थोड़ा ठेस पहुंचा और बहुत सारे नेताओं ने अपना अलग अलग पार्टी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इनमें से एक जो है आपका स्वराज पार्टी भी है, जिनके प्रथम बार अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू नहीं, ये चितरंजन दास साहब बने थे। ठीक है, इसके अलावा नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है 1926 में भगत सिंह साहब ने करा था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में जो बम वाला कांड होती है 1929 में होती है, ये इसमें भी भगत सिंह साहब शामिल थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, भगत सिंह साहब का पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस साहब थे। इसमें जो है अलग अलग समय पे अलग अलग नेता जो है इनमें जुड़ते गए फॉरवर्ड ब्लॉक में, तो इसे भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है, यानी बदलता भारत। तो चेंजिंग इंडिया के लेखक जो हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो हैं चेंजिंग इंडिया के लेखक है ना। इसी प्रकार के देखिए और भी इनके एक पुस्तक है टू द नेशन फॉर द नेशन, ये भी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह साहब ही हैं, तो इसे भी ध्यान रखें, टू द नेशन फॉर द नेशन, है ना। इसके अलावा मनमोहन सिंह देश के कैवे नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो भैया ये 13वें प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, है ना। ये भी 2 कार्यकाल तक रहे थे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह साहब जो है इंडिया में कई की पोस्ट को होल्ड किए हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेंड करा है कि निम्नलिखित में से किस पद पे मनमोहन सिंह साहब कभी भी नहीं रहे, है ना। तो आपको जानकारी होगी तभी तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे किन किन पोस्ट पे रहे हैं, है ना। तो मनमोहन सिंह साहब जो है ये आपका जो है प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं, और भी कई सारे पोस्ट को जो है इन्होंने होल्ड किए हैं। कौन? वित्त सचिव भारत सरकार रहे हैं, ये भी लिख लीजिएगा, वित्त सचिव भारत सरकार, जिनका साइन 1 रुपए की नोट पे होती है, वित्त सचिव भारत सरकार के ही साइन होते हैं 1 रुपए की नोट पे, तो ये भी आपके मनमोहन सिंह साहब रहे हैं। ठीक है, और गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के, ये समझ सकते हैं आप कितने बड़े मतलब पढ़े लिखे इंसान होंगे। इसके अलावा मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, जिस प्रकार से ओवरऑल इंडिया में
आधुनिक भारत का जनक कैसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इसीलिए आर्थिक सुधार के जनक के रूप में जो है मनमोहन सिंह साहब को ही जाना जाता है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुधा देखने को मिलती है। एक तो राज्यसभा के बारे में, एक आपका उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें एक ऑप्शन होता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो राज्यसभा के वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको डाल देगा ऑप्शन में कि राज्यसभा का विघटन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होती है, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों में ऑप्शन में बता दिए क्या क्या दे के आपके एग्जाम में आते हैं। इन दोनों फॉर्म में इन दोनों चीज से रिलेटेड, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से और एक आपका अपर सदन राज्यसभा से रिलेट करके क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें मैंने आंसर डाल दिया हूं, इनकी विघटन 5 वर्षों में होती है, जो बिल्कुल गलत है ना। ये राज्यसभा के बारे में सही सूट नहीं करता है ना। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जी, परमानेंट है। जो कोई परमानेंट हो जाए, है ना, जो कोई इमोर्टल हो जाए तो वो कभी मरेगा ही नहीं, है ना। तो राज्यसभा का भी जो है कभी भी विघटन नहीं होता है, कभी भी जो है समाप्ति नहीं होता है, चलता ही रहता है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लागू हो, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं जी, जिसमें से 238 जो है चुनाव के द्वारा इलेक्ट करके आते हैं और 12 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो मनोनयन की पद्धति है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी कई दफा एग्जाम में आया है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। जरा गौर से सुनिए, है ना। राज्यसभा जो ये जो बिल्डिंग है ना, राज्यसभा, इसकी जो है, इसमें जो है कार्यवाही कभी भी ठप नहीं होती है, मतलब ये परमानेंट है जी। उसके अंदर काम करने वाले आदमी परमानेंट नहीं, तब तो अनर्थी हो जाएगा, यानी आदमी मर गया तो सीट खाली, फिर तो भरे नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर जो आदमी, मतलब जो मेंबर चुने गए हैं राज्यसभा में, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है ना। इसके अलावा राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, चेयरमैन होता है, ये कौन होते हैं भैया? तो ये उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, जो वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब की जो है क्रमांक जरूर याद रखें, 14वें क्रमांक के वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो है पश्चिम बंगाल राज्य में एज ए गवर्नर जो है सेवा दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक किस खेल में मिला था? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम जो है CWG 2022, इसमें सबसे पहला जो गोल्ड आया था, ये आपका वेट लिफ्टिंग के अंदर आया। और किसके द्वारा जीता गया था? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मीराबाई चानू भारतीय राज्य मणिपुर से बिलोंग करती है। इसके अलावा ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने रजत दिलाया था, जो भारत का पहला पदक ही था, है ना। ये पहला पदक था ओलंपिक के अंदर, है ना, रजत से ही शुरुआत करा था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुए, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 रजत थे और आपका जो है 23 जो है आपका ब्रॉन्ज पदक जो है प्राप्त किए थे। इतने पदक प्राप्त करने के बाद जो है भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ था। सबसे अधिक पदक जो है ऑस्ट्रेलिया जो है जीते थे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसके रैंक भी याद रखेंगे, 22वें नंबर के खेल थे ये 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम कराए गए थे। आगामी 23वें कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है। ये जो है 2026 में जो होगी ना, वो 23वीं खेल होगी जो ऑस्ट्रेलिया में होगी, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआती संस्करण हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था, यानी यहां से शुरुआत हुआ था। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम में जो करंट वाला हुआ है 2022 के अंदर, इसमें व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता भारत के लिए? तो इसका आंसर शरद कमल है जी। शरद कमल ने 4 पदक जीते, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 जो है सिल्वर के साथ 4 पदक जीते कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। ये क्या खेलते हैं भैया? तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं और 2022 के लिए जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जो इकलौता खिलाड़ी है इस मतलब 2022 वाले मेजर ध्यानचंद में, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम रैंक मिला है? देखिए, अभी 2021 का ही पूछेगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में 2020 का पूछा गया था, ठीक है। तो 2021 में जो है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता इंडेक्स में जो है गुजरात को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान कर्नाटक को और चौथा स्थान जो है
तमिलनाडु को दिया गया है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं ना, है ना, तो ये एक्सपोर्ट वाली बात हो रही है, एक्सपोर्ट वाली, है ना, निर्यात, है ना। नीति आयोग का गठन जो है 2015 में हुआ था। ये योजना आयोग का स्थान लिए हैं भारत में, ठीक है। नीति आयोग से स्टैटिक्स फॉर्म में 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखें कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे और प्रथम सीईओ कौन थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघरिया थे और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी, ठीक है, जो प्रथम महिला सीईओ भी है अब तक में। अब तक नीति आयोग के अंदर एक ही महिला सीईओ बने हैं, सिंधु श्री खुल्लर, जो प्रथम भी थी, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे क्योंकि पीएम ही अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे और आपका जो सीईओ है ये बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे, जो परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं। और सुमन कुमार बेरी किसका स्थान लिया है पूछा जाएगा तो राजीव कुमार साहब का स्थान लिए हैं। और मोदी साहब के ही स्थान लिए, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय में भी यही पीएम थे और इस बार भी सेकेंड कार्यकाल में भी यही पीएम है। यानी जब से नीति आयोग आए हैं तब से अध्यक्ष चेंज नहीं हुआ है, मोदी साहब ही है, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है तो बताइएगा। सलाहकारी संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है और संवैधानिक संस्था है। ये सभी बात जो है इन पे सूट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं, दारा सिकोह किसका पुत्र था। देखिए अभी अभी आपसे पूछा गया था कि बाबर के कितने पुत्र, नहीं, जहांगीर के कितने पुत्र थे, तो उसी प्रकार से मुगल से पुत्रों की बात आ रही है तो दारा सिकोह किसका पुत्र था क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दारा सिकोह ने कई सारे इंपोर्टेंट कार्य भी किए हैं, ठीक है। दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां जो है ये सलीम के बाद मुगल गद्दी पे बैठे थे, 1627 में बैठे थे, जब सलीम यानी जहांगीर की जो है समाप्ति हुआ था कार्यकाल का, तब शाहजहां बैठा था, ठीक है। शाहजहां के जो है मतलब ये दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र। अच्छा, बाबर के 4 पुत्र जो हैं, कामरान, हुमायूं, हिंडाल, अस्करी, ये बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें से हुमायूं जो है गद्दी संभाला, बाद बाकी अपने अपने हिस्से लेकर ही संतुष्ट रहे, ठीक है। इसके अलावा दारा सिकोह जो है उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। सिर्र अकबर नाम था उस शीर्षक का, है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये फारसी में अनुवाद करवाया था बहुत सारे उपनिषदों का। उपनिषद कितने हैं अगर आपसे कोई पूछे, है ना, ओरिजिनल वाला उपनिषद कितने हैं भैया, तो वेद मैंने बताया 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है और उपनिषद जो है 108 है। इस प्रकार से ये चारों मोबाइल नंबर जरूर याद रखें। इसके अलावा 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच एक युद्ध होता है सत्ता को लेकर, इसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा IUCN में सी का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले IUCN का फुल फॉर्म आएगा तबे ना आप सी का फुल फॉर्म बता पाओगे, है ना। तो IUCN का क्या होता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेशन, है ना, कंजर्वेशन, माफ कीजिएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा, है ना, सी का कंजर्वेशन, है ना। IUCN की स्थापना की बात करें तो 1948 में होती है और इसकी मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के अंदर भी अगर आपसे पूछ ले तो जगह का नाम है ग्लैंड, है ना। तो ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है IUCN का मुख्यालय। आपने रेड डाटा बुक का नाम कई बार सुना होगा, तो ये प्रकाशन कहाँ से होती है, तो IUCN के द्वारा ही होती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक में किसे शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, तो भैया जो संकट प्राय हो या फिर जो लुप्त होने के कगार पे हो, है ना, जिसकी अस्तित्व खतरे में हो, यूं कहे शुद्ध हिंदी में, तो है ना, तो ये जो है आपका रेड डाटा बुक में जो है मतलब इंक्लूड किया जाता है। और ये रेड डाटा बुक किसकी प्रकाशन है, तो IUCN की प्रकाशन है। मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ है, आपने समझ लिया, फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपने देख लिया। चलते हैं आगे। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले एक बारबाडोस नाम की जगह है जो आपका ब्रिटिश कब्जा से जो है स्वतंत्र हुआ है हाल ही में। तो हो सकता है कि बारबाडोस की राजधानी आपसे पूछा जाए, तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है ना। ब्रिजटाउन जो है बारबाडोस की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हाल फिलहाल में अन्य देशों के भी जो है राजधानी में जो है फेरबदल हुआ है। जैसे आपका इंडोनेशिया की राजधानी पहले जाकार्ता था, अभी भी है जाकार्ता, है ना, ऑफिशियल सब चीज नहीं हटा है,
लेकिन नूसंतारा को भी सेकेंडरी राजधानी घोषित करा है इन्होंने। इसके अलावा श्रीलंका की जो दूसरी राजधानी बनी है ये आपका श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा बना है। तो इन दोनों देश की राजधानी भी थोड़ा सा अपने जेहन में रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। तो भारत में जो है पेपरलेस बजट सबसे पहले 2021-2022 वित्तीय वर्ष में आपको सेंट्रल के अंदर पेश किया गया था, केंद्र में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन हैं? तो ये हैं मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब जो हैं ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम भी है इंडिया के अंदर, ठीक है। गैर कांग्रेसी कहने का मतलब है जी कि कांग्रेस से इतर पार्टी के है ना, तो ये जनता पार्टी सरकार से बने थे आपका पीएम, है ना। तो गैर कांग्रेसी पीएम भी है प्रथम कौन? मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब ही सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं, 10 बार बजट पेश किए हैं, तो ये ध्यान भी रखना है। इसके अलावा भारत में प्रथम पेपरलेस बजट किस राज्य ने पेश किया? देखिए ये जो मैंने वित्तीय वर्ष ये वाला क्वेश्चन का जो बेस है ये आपका सेंट्रल का बात कर रहा है कि सबसे पहले किस वित्तीय ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर में जो है आपका पेपरलेस बजट को जो है पेश किया गया था। तो ये आपका 21-22 में। लेकिन यहाँ पे मैं राज्य स्तर पे बात कर लूं तो भारत में सबसे पहले पेपरलेस बजट जो है उत्तर प्रदेश के सरकार ने पेश किया था, योगी आदित्यनाथ साहब के सरकार ने। इसके अलावा भारत में नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य घोषित किया गया, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत सरकार का सर्वप्रथम बजट जो है, यानी स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था ये सन्मुखम चेट्टी, कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं चेट्टी भी लिखता है इसे, है ना, कहीं कहीं सेट्टी भी लिखता है इसे, लेकिन है तो सेट्टी या चेट्टी। सन्मुखम जरूर नाम है इसका, आर.के. सन्मुखम सेट्टी। इन्होंने सबसे पहले जो है स्वतंत्र भारत के लिए बजट पेश करने का काम किया था। इसके अलावा गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है जॉन मथाई ने पेश करा था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे स्वतंत्र और गणतंत्र में भी कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं एग्जाम के अंदर जल्दी में, है ना। तो गड़बड़ी नहीं करना है आपको। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, ये कोई नहीं भूलता, लेकिन गणतंत्र कब हुए थे ये जल्दी भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, संविधान अंगीकार करने का दिन अलग है और संविधान लागू करने का दिन अलग है। तो संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, और हम लागू किए थे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस दिन हम गणतंत्र बने थे, न कि 26 नवंबर 1949 को। तो ये दोनों बात ध्यान जरूर रखेंगे, एग्जाम में गलती हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं किया गया है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा बजट भी कई प्रकार के होते हैं, शून्य आधारित बजट होते हैं, है ना, जो नए सिरा से जो है तैयार किया जाता है ना। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में वर्तमान में रखा गया है? किस आर्टिकल के अंदर जो है संपत्ति के अधिकार जो है करंट में रखी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 300A है, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को वर्तमान समय में रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार जो है पहले फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता था, लेकिन 44वां अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए कोई भी इंसान जो है संपत्ति से कोई उसे सरकार वंचित नहीं कर ले, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, नहीं, उनका विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनाया गया। अब संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। पहले जो ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जब ये फंडामेंटल राइट थे, तब ये आर्टिकल 31 से में वर्णन किया गया था इनका, ठीक है। अब ये आर्टिकल 31 लगभग निष्क्रिय है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 35 का ए भी निष्क्रिय है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 370 भी निष्क्रिय है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये 35 का ए और 370 जम्मू कश्मीर वाला मामला है, जिसे समाप्त करा गया है ना। धारा 370 तो सुनते ही होंगे, गांव घर में जो अंगूठा
अंगूठा छाप है ना, वो भी बोल देते हैं धारा 370 हट गई भाई, है ना। तो इनको भी इतनी समझ है ना। तो ये दोनों तो समाप्त हो ही गए जम्मू कश्मीर के मामले वाले में, है ना। आपका 31 भी लगभग समाप्ति है ना। तो ये संपत्ति के अधिकार कैसे हटा, कब हटा, किस संविधान संशोधन द्वारा हटा, वर्तमान में कौन से अधिकार है और कहाँ रखे गए हैं, इसकी जिक्र हो गई। अब हम आते हैं मौलिक अधिकार का, थोड़ा सा चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं सब दिन करता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है। और ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो पहले 7 था, घट गया 1, हो गया 6। और ये कब घटा, जो इस प्रश्न में हमने अभी अभी बात करा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन, और वो हटने वाला था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये तो हो गई मौलिक अधिकार की बात। तो वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। अब बात आती है 14 से 18 तक है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है ना। इसके अलावा 19 में मीडिया वगैरह प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 और 22 जो है ये सजा आदि के मामले में छूट है ना। इसके अलावा इस बीच में एक सा कौन सा बच गया, 21 है। 21 को निजता का अधिकार कहते हैं, और एक 21 का ए है। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। इस बात का वर्णन किया गया है 21 के ए में, है ना। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। ये बात भी ध्यान रखें इस आर्टिकल का, यानी 21 ए को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड करा गया था। इसके अलावा 25 से 28 तक आ जाते हैं, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है ना। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 1 से अधिक भी जो है अपने अंदर रखते हैं। जैसे आप राइट टू इक्वलिटी ले ले तो 5 आर्टिकल जो है इनके अंदर समाये हुए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ये थे कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा जो करना उचित समझा। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। देखिए अर्पण जो है ये बिहार के प्रमुख लोक कला है, जो महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है, अर्पण, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ये बेसिकली जो है आपका अर्पण चूना और चावल को पीस के जो है एक लिक्विड टाइप से बनाया जाता है, उसका बनता है, ठीक है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग, ये बिहार के ही है, बिहार के ही है मिथिला पेंटिंग। इसे मधुबनी पेंटिंग भी कह देते हैं जी, मधुबनी पेंटिंग, है ना। ये पेंटिंग में जो है ज्यादातर कैरेक्टर जो है आपका लेडीज होती है ना। इसके अलावा एपन, एक एपन है। देखिए ये तो था अर्पण, एक अर्पणा भी होता है ना, एक अर्पणा भी होता है, एक अर्पण है ये। इसे आप इस अर्पण को इस प्रकार से लिखे भी देखेंगे, है ना। तो ये बिहार का है जी, है ना। इसके अलावा एक एपन है, देखिए यहाँ पे अकार प न, ये वाला एपन जो है ये उत्तराखंड के लोक चित्रकला है ना। इसके अलावा रंगोली इसी प्रकार का है, जो किसी भी ओकेजन के मौके पे महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा इस प्रकार से अबीर के साथ, जो सूखी रंग होती है, होली खेलते हैं हम लोग, इसके साथ बनाए जाते हैं, तो इसे रंगोली कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर बनती है। इसके अलावा भित्ति चित्र होती है, उड़ीसा में दीवार आदि पे बनाया जाने वाला चित्र है भित्ति चित्र। इसी प्रकार से एक सोहराई खोबर पेंटिंग होती है, ये भी आपका झारखंड के अंदर होता है। उसी प्रकार से एक बर्ली पेंटिंग होती है, बर्ली जो है जगह का नाम है जी, मुंबई के अंदर बर्ली लिंक का नाम आपने सुना होगा, है ना। बांद्रा बर्ली लिंक, सी लिंक है ना। तो बर्ली पेंटिंग जो है ये भी मुंबई के अंदर ही होती है, यानी महाराष्ट्र के अंदर होती है। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब करा गया, एक सेकेंड, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को करा गया था। 2 अक्टूबर जो है किन महापुरुष का जन्मदिन है, ये आपसे छुपा नहीं है ना। तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात आई जी, तो इसके कार्यकाल बहुत पूछे जाते हैं, तो 51 से 56 है, हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित है। दोस्तों एक बच्चे ने कमेंट करा है कि थर्ड पंचवर्षीय योजना में जो है गाडगिल फार्मूला नहीं है। देखिए थर्ड पंचवर्षीय योजना में जो है धर फार्मूला है, गाडगिल फार्मूला है, सबकी मिली जुली फार्मूला है ना। कोई एक आदमी नहीं दिए थे थर्ड पंचवर्षीय योजना का मॉडल, है ना। तो आप भी सही हैं और हम भी सही हैं। इसके अलावा पहला जो है हेराल्ड डोमर पे है और दूसरा जो है पीसी महालनोबिस पे है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण उत्थान के उद्देश्य से लागू कराई गई थी, मैंने बता ही दिया। उत्थान के मतलब भैया जो है ऊपर उठाना, अच्छा फॉर्म में आना। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया था। ट्राइसेम, ये ट्राइसेम क्या था उस समय,
कि एक मतलब ट्रेनिंग देने वाली प्रोग्राम होती थी ट्राइसेम, ठीक है। इसमें जो है जैसे आज आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नाम सुना है ना, अभी चल रहा है ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो 2015 में आए थे। इसमें युवाओं को ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट दी जाती है ताकि उसको जो है रोजगार की अवसर प्रदान हो सके, मतलब मिल सके, है ना। तो इसी प्रकार से एक योजना प्राचीन काल में भी 1979 में चलाया गया था, जिसे ट्राइसेम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न है हमारा, लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये आपका जी आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध के जन्म स्थल है, जो नेपाल में स्थित है। भगवान बुद्ध से जुड़ी 3 घटना, महाविनिष्क्रमण जब घर को त्यागे थे, प्रथम उपदेश जब सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, और जब कुशीनगर में मृत्यु होती है तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। 4 बौद्ध संगति होती है, पहला राजगीर में होती है अजात शत्रु के समय, दूसरा काला शोक के समय वैशाली में, तीसरा मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। जातक में इनके पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। त्रिपिटक भी इनका जो है पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अदम्य पिटक। तो बौद्ध धर्म के संक्षेप में मैंने यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया है। इसके अलावा किस शासक के समय सुदर्शन झील का पुनर्भरण किया गया, पुनर्निर्माण किया गया? तो यह स्कंद गुप्त के समय किया गया था। भारत में जो हुनों का आक्रमण होता है, यह भी स्कंद गुप्त के समय ही हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। फहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है जी, नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष केवी साजी हैं, जो आर चिंताला का स्थान लिए हैं। नाबार्ड क्या है? तो कृषि सेक्टर में लोन मुहैया कराने वाले सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को हुआ था, है ना। तो ये सब नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।